नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आप निरंतर कर रहे होंगे। लर्न विद तंवर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बालचंद तंवर आपका हमारी हिंदी की इस क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे थोड़ा सा एक बात करना चाह रहा हूं कि हमारा जो अगला टॉपिक है, हम जो विकारी शब्द हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया को संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण को हमने पढ़ा है। अब हम हमारे जो विकारी शब्द का जो अंतिम प्रकार है, जो क्रिया, इसको हम शुरू करने वाले हैं और आज हमारा क्रिया का पहला पार्ट रहने वाला है। दोस्तों, मैं जब देखता हूं तो आप लोग हमारी जो पिछली क्लासें हैं उनमें आप क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं आपसे थोड़ा सा खफा हूँ इस बात को लेकर कि आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी क्लास को मैं आपसे केवल आपका एक लाइक मांगता हूं, आपका एक शेयर मांगता हूं और एक सब्सक्राइब मांगता हूं। इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। तो आप हमारी जो वीडियो है अब जब भी देखें तो आप एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने जो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस क्लास के बारे में बताइए, क्योंकि मैं आपके सामने वो चीज़ें अब प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आपको सामान्यतः किसी किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेगी, किसी एक किताब में अपने को देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मेरे को ऊर्जा मिलती है और मुझे भी लगे कि मेरे जो विद्यार्थी जिनके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो मेरा इसमें पूरा साथ दे रहे हैं। तो आज से आपको ध्यान रखना है कि अपने इस मित्र के लिए आपको एक लाइक, एक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर आप अपनी क्लास को जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा थंबनेल आपने देख लिया होगा कि क्रिया के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। किसके बारे में? क्रिया के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम विकारी शब्द जो हमारे पास कितने थे, विकारी शब्द हमारे सामने कितने थे? मैंने आपको बताया था कि हमारे सामने 4 विकारी शब्द थे। कौन कौन से? कि सर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और चौथा हमारा जो प्रकार था वो कौन सा था? क्रिया। ये 4 विकारी शब्द हमारे सामने थे, जिसमें हमने संज्ञा के बारे में खूब अच्छे से बात की है, सर्वनाम के बारे में हमने खूब अच्छे से बात की है, विशेषण के बारे में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बात की है, छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात हमने की है। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है क्रिया। क्या रहने वाला है? क्रिया। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको मैं बहुत ही अलग अलग प्रकार की बातें आपको बताने वाला हूँ, जिसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि अपनी इस क्लास को लाइक करना है और अपने मित्रों को बताना है और अपने इस जो लर्न विद तंवर सर का जो यूट्यूब चैनल है इसको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों को अधिक से अधिक बताना है। देखिए, शुरू करते हैं। जब मैंने आपको संस्कृत जो हमारी हिंदी भाषा है उसको जब मैंने आपको उसका बेसिक परिचय पढ़ाया था, सामान्य परिचय पढ़ाया था, तब आपको मैंने बताया था कि जो हमारी संस्कृत भाषा थी इसको हमने कहा था मूल भाषा। क्या कहा था हमने? मूल भाषा। क्यों कहा था? क्योंकि इस संस्कृत भाषा से किसका जन्म हुआ था? इसी संस्कृत भाषा से हमारी किसका? हिंदी का जन्म हमने माना था। क्या कहीं ना कहीं किससे बनी है? इससे बनी है। और इसमें हिंदी से मूल भाषा संस्कृत जरूर है, लेकिन ये हिंदी किससे बनी थी? हमारी सोर्स से नहीं, अपभ्रंश से हमारी क्या बनी थी? हिंदी बनी थी। अब देखिए, यहीं से हम शुरू करेंगे कि हमारा जो आज का बिंदु रहने वाला है विकारी शब्द। और विकारी शब्द में हमारा रहने वाला है विकारी शब्द और जिसका हम नाम लिखेंगे क्रिया। विकारी शब्द, क्रिया, ये हमारा बिंदु, जो विकारी शब्द का चौथा बिंदु हमारे पास रहने वाला है। तो क्या होती है क्रिया? किसे कहते हैं क्रिया? तो जब मैंने आपको सामान्य परिचय पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हमारी जो हिंदी है इस हिंदी का उद्भव कहीं ना कहीं किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। ध्यान रखना, इस संस्कृत में क्या चलती है? धातु। इस संस्कृत में क्या चलती है? धातु। संस्कृत में क्या चलती है? धातु। और इस धातु से ही किसका निर्माण होता है? क्रिया का निर्माण होता है।
संस्कृत में क्या चलती है? संस्कृत में धातु चलती है और धातु से किसका निर्माण होता है? क्रिया का निर्माण होता है। तो फिर क्या सर ऐसा है कि इस धातु को ही हम क्रिया कह सकते हैं? क्या ऐसा है क्या कि हम इस धातु को ही क्या कह सकते हैं? इस धातु को ही हम क्रिया कह सकते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। धातु को हम क्रिया नहीं कह सकते। ध्यान रखना यदि हम धातु को ही क्रिया कहते तो हमें क्रिया बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम सीधे ही क्या पढ़ते? सीधे हम क्या पढ़ते? धातु पढ़ते। तो सर बात क्या है? तो बात यह है कि संस्कृत की धातु, इस धातु में हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे ना। संस्कृत की धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द हमारे सामने बनता है, क्या बनता है? धातुना। और इस धातुना को ही क्या कहते हैं? क्रिया। इस धातुना को ही क्या कहते हैं? क्रिया। क्या बात समझ में आई कि सर संस्कृत की जो धातु होती है उन धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो उससे बनने वाला जो शब्द होगा वो हमारी क्या होगी? क्रिया। कि सर कैसे होगा? तो देखिए जैसे हमारे सामने आता है कि पठ एक धातु है और इसमें हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनता है? तो कि बनने वाला शब्द क्या है? पढ़ना। पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ना क्या है? क्रिया। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आई कि सर संस्कृत की धातु में यदि मैं ना प्रत्यय जोड़ता हूँ तो बनने वाला शब्द क्या होता है? क्रिया होता है। जैसे पठ धातु में ना प्रत्यय जोड़ा, बनने वाला शब्द क्या था? क्रिया। और क्रिया क्या कहलाई? पढ़ना। क्रिया क्या कहलाई? पढ़ना। बात समझ में आ गई क्या? कि सर ये तो समझ में आ गया कि क्रिया क्या है। अब सर इससे क्या होगा कि भाई क्रिया क्या होती है, किसको हम कहेंगे? तो ध्यान रखना, जिससे आपने पढ़ा होगा क्रिया की जब आप परिभाषा पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि आपको ये जो मैं परिभाषा बता रहा हूँ, जिससे वाक्य में करना, जिस शब्द से वाक्य में करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिससे वाक्य में करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ये आपको किसी भी जो किताब आप मार्केट से जो किताब लेके आओगे उसमें आपको ये क्रिया की परिभाषा मिलेगी कि वाक्य में जिस शब्द से वाक्य में करना या होना पाया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या इस लाइन में ये वाक्य शब्द लिखना जरूरी था? लिखना जरूरी था? तो ध्यान रखना, इस लाइन में ये वाक्य शब्द लिखना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? कि हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं। और शब्द विचार में क्या पढ़ रहे हैं? शब्द विचार में हम क्रिया पढ़ रहे हैं। इससे वाक्य का कोई लेना देना नहीं है। मतलब ध्यान रखना, क्रिया की हम परिभाषा की बात करें, यदि हम परिभाषा की बात करें तो सीधा सा हम उसकी परिभाषा बना सकते हैं कि वे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे मैंने अभी बताया था कि पढ़ना, अब इसमें वाक्य में जरूरी थोड़ी है, क्या पढ़ना क्रिया नहीं है? क्या पढ़ना क्रिया नहीं है? क्या बिल्कुल पढ़ना क्रिया है। इसमें हमें किसी वाक्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या लिखा। पहले हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक है विकारी शब्द, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं ना, विकारी शब्द क्रिया, ये हमारा टॉपिक है। अब देखो इससे संबंधित अपन ने क्या क्या जाना कि सर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। हम बात करें कि जो विकारी शब्द क्रिया है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो हमने कहा देखो दो चीज़ होती है ना, एक तो होती है उत्पत्ति, ध्यान से समझना, एक तो होती है उत्पत्ति और एक होती है व्युत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब कहाँ से ये आया है, मतलब इसका सोर्स क्या है,
क्या है इसका स्रोत या सोर्स क्या है, और व्युत्पत्ति मतलब होता है इसकी बनावट। व्युत्पत्ति मतलब क्या होता है इसकी बनावट। तो ध्यान रखना कि इसका सोर्स क्या है, तो हम कहें कि क्रिया की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, संस्कृत भाषा से। किससे मानी जाती है, क्रिया की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है। ठीक है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है कि सर इसकी व्युत्पत्ति की हम बात करें तो हमने कहा कि संस्कृत की धातु और इस संस्कृत की धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, ना प्रत्यय जुड़ेगा, तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगी हमारी क्रिया बनेगी। इन दोनों के मिलने से हमारी क्या बनेगी, क्रिया बनेगी। कि सर उत्पत्ति पता चल गई, व्युत्पत्ति पता चल गई। देखो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं उत्पत्ति और व्युत्पत्ति वाले, ये हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम बहुत सी बार क्या है इन शब्दों की जो है परिभाषा से, शब्दावली से हम परिचित नहीं रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इनको गलत कर देते हैं, कहीं ना कहीं इनको गलत कर देते हैं। देखिए अब हम आगे बात करें कि सर इसकी परिभाषा क्या होगी, तो हमने कहा कि इसकी परिभाषा होगी, व्यवस्थित परिभाषा बनाएंगे अपन इसकी। क्या बनाएंगे इसकी व्यवस्थित परिभाषा, तो देखिए कि वे विकारी शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। वे विकारी शब्द जिससे, क्योंकि क्रिया खुद एक विकारी शब्द है, तो वे विकारी शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे और हमने बताया धातु, जैसे हम बात करें चल धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारे सामने क्रिया क्या आती है, चलना। जैसे पठ एक धातु है और इसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारे सामने बनता है पढ़ना, और पढ़ना क्या है, हमारी क्रिया। अब हम कहें कि सर इसमें मूल क्या है, तो ध्यान रखना एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न आता है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, और ऑप्शन में हमारे सामने क्या था, क्रिया भी था, धातु भी था। तो नोट लगा के एक बात याद रख लेना कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्रिया का मूल रूप धातु होता है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्रिया का मूल रूप हमारे सामने धातु होता है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। मूल रूप मतलब क्या भाई, हमने कहा कि धातु में ना प्रत्यय, देखो हमने कहा क्या कि धातु का है, धातु में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसके मूल में क्या है, इसके मूल में धातु है। ये हमारी क्रिया से संबंधित हमारी जो बातचीत बेसिक क्या पढ़ा हमने देखा कि क्रिया की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है। व्युत्पत्ति में धातु प्लस ना में, धातु में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्रिया बनती है। परिभाषा हमने बनाई कि वे विकारी शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे चल में ना चलना, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा लेना, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अब सर हमने क्रिया के बारे में बात कर ली, अब हमने क्रिया के बारे में, क्रिया की परिभाषा के बारे में बात कर ली, उसकी उत्पत्ति के बारे में बात कर ली, व्युत्पत्ति के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा। तो अगला प्रश्न पूछा जाता है किस क्रिया के प्रकार, क्रिया के भेद के बारे में हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। क्रिया के भेद के भाई क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के भेद के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी हमसे पूछे कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, इसके संबंध में, इसके भेदों के बारे में हमें जानना है, तो हम इसके लिए अलग अलग आधारों पर हम बात करेंगे। केवल एक आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि क्रिया इतने प्रकार की होती है। तो ध्यान रखना, हम क्रिया के भेद के बारे में अलग अलग आधारों पर हम बात करेंगे, अलग अलग आधारों पर हम बात करेंगे। जिसमें पहला हमारा आधार रहने वाला है, जिसमें पहला, आप हमारी वीडियो को, अपनी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। केवल आपका एक, क्योंकि आप देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप जितनी संख्या में देख रहे हैं उतने लाइक कमेंट नहीं आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, अगला जो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसी के साथ आपके लाइक कमेंट चाहिए मेरे को। देखिए, पहला मैंने क्या कहा कि क्रिया के भेद की जब हम बात करेंगे, क्रिया के भेद की जब हम बात करेंगे तो किसके अलग अलग आधारों पर हम क्रिया के भेद की बात करेंगे। और पहला भेद आता है हमारा, पहला भेद हमारे सामने आता है, पहला भेद कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ध्यान रखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। आपसे कोई पूछे कि हमें बताइए कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होंगे, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होंगे, तो आप उसको बताइए कि कर्म के आधार पर क्रिया के, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होंगे, 2। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होंगे, तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होंगे, 2। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होंगे, 2। अब देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होंगे, है ना। कौन कौन से 2 भेदों के नाम पूछ ले कि 2 तो आपने बता दिए, लेकिन कौन कौन से, तो हम बताएंगे। एक होता है आकर्मक क्रिया, एक होता है आकर्मक क्रिया, और एक होता है सकर्मक क्रिया। एक होता है आकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर पहला छोटा प्रश्न ये बन गया हमारे सामने कि पहला छोटा प्रश्न हमसे ये पूछ लिया एग्जामिनर ने कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। 2 कौन कौन से, तो नाम बताइए। पहला अकर्मक और दूसरा सकर्मक, पहला अकर्मक और दूसरा सकर्मक, पहला अकर्मक दूसरा सकर्मक। देखिए क्या है अकर्मक, क्या है सकर्मक, इसको जब हम तोड़ेंगे तो देखिए अधन कर्मक, और इसको हम तोड़ेंगे तो सधन कर्मक। ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखिए अ मतलब एक उपसर्ग है और अ उपसर्ग का प्रयोग हम करते हैं रहित या नहीं अर्थ में। किसमें करते हैं, रहित या फिर रहित या फिर किसके अर्थ में, नहीं के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। अ मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म, जिसमें कर्म नहीं है वो कौन सा है, अकर्मक। जिसमें कर्म नहीं है क्रिया का वह भेद जिसमें कर्म नहीं है वो क्या है, अकर्मक। और सकर्मक कौन सा है, तो स मतलब होता है, स भी एक उपसर्ग है और इस स उपसर्ग का प्रयोग हम करते हैं सहित अर्थ में। कौन सा अर्थ में, सहित या साथ में अर्थ में, सहित या फिर साथ में। और कौन है साथ में, कर्म, मतलब वह क्रिया का वह प्रकार जिसमें कर्म नहीं है तो वो अकर्मक, और जिसमें कर्म है वो सकर्मक। कि सर कैसे, ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि कर्म नहीं होगा, और एक बात में एक में समझ में आ गई कि कर्म होगा। जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक और जिसमें कर्म नहीं होगा वह अकर्मक। देखिए कैसे, तो अब मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ कि जब मैंने आपको बताया था कि हमारे हिंदी व्याकरण में वाक्य संरचना के अंग,
वाक्य संरचना के अंग की हम बात करें, वाक्य संरचना के अंग की हम बात करें तो ध्यान रखना, वाक्य संरचना मतलब वाक्य को कैसे बनाएंगे, तो इसके अंग होते हैं और इसके अंग होते हैं 3। कितने अंग होते हैं? 3। कि सर 3 कौन कौन से? तो ध्यान रखना, एक होता है कर्ता, एक होता है कर्म और एक होता है क्रिया। एक होता है कर्ता, एक होता है कर्म और एक होता है क्रिया। ये वाक्य संरचना के 3 अंग हैं। ये वाक्य संरचना कितने अंग है? 3। प्रश्न आया हुआ है रीट 2022 में प्रश्न पूछा गया था, रीट 2022 लेवल फर्स्ट में, कि वाक्य संरचना के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन में 2 भी था, ऑप्शन में 3 भी था। ध्यान रखना, हमें कितना बताया है? 3 बताया है। और अपने को ये भी ध्यान रखना है कि होता कितना है? 3 ही होता है। ठीक है, देखिए अब वाक्य संरचना के जो 3 अंग हैं, देखिए इसमें क्या होती है कि हमारा जो ये क्रिया है, हमारी जो क्या है, ये क्रिया है। ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया अपने से आगे वाले पे क्या करती है? अपने से आगे वाले पे क्या करती है? अपने से आगे वाले पे अपना प्रभाव डालती है। क्या करती है? अपने से आगे वाले पे क्या करती है? अपना प्रभाव डालती है। और आगे वाले पे अपना प्रभाव डालती है। अब देखो, कभी कभी क्या होगा कि कभी कभी तो हमारे पास में ये 3 अंग होंगे, है ना, लेकिन कभी कभी क्या होगा हमारे सामने, देखिए कि यदि क्रिया अपना प्रभाव कर्म पे डाले, यदि क्रिया अपना प्रभाव किस पे डाले? कर्म पे डाले, मतलब क्रिया अपना प्रभाव किस पे डालेगी? कर्म पे डालेगी, तो वो तो होगा सकर्मक। वो तो क्या होगा? सकर्मक। और यदि मान लो किसी में कर्म नहीं है, अगर कर्म नहीं है तो फिर किस पे डालेगी क्रिया प्रभाव? कर्ता पे। भाई देखो 2 चीजें, जो एक तो जिसमें कर्म है और दूसरा कर्ता और डायरेक्ट क्रिया। अब इसमें ऊपर वाले वाक्य में तो क्रिया अपना प्रभाव किस पे? अपने से जस्ट पहले वाले पे डालती है, तो किस पे डालेगी? तो कर्म पे डालेगी। सर किस पे डालेगी? कर्म पे डालेगी। लेकिन यहाँ कर्म नहीं है तो यहाँ प्रभाव किस पे डालेगी? तो यहाँ ये क्रिया अपना प्रभाव किस पे डालेगी? कर्ता पे। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। तो ध्यान रखना कि जहाँ क्रिया अपना प्रभाव कर्म पे डाले तो वो तो कौन सा होगा? सकर्मक। और क्या सकर्मक? और जहाँ क्रिया अपना प्रभाव सीधा किस पे डाले? कर्ता पे डाले। जहाँ बीच में क्या मौजूद नहीं हो, जहाँ बीच में कर्म मौजूद नहीं हो, तो वो कौन सा होगा? आकर्मक। आकर्मक मतलब कि जो वह क्रिया शब्द जो अपना प्रभाव कर्ता पे डालती है, कर्म पे डालती है, तो वो सकर्मक क्रिया होगी। और जो अपना प्रभाव सीधा किस पे डाले? कर्ता पे डाले, तो वो कौन सी होगी? आकर्मक। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई क्या? कि भाई सकर्मक क्रिया कौन सी होगी? कि जिसमें कर्ता मौजूद होगा, जिसमें क्या मौजूद होगा? कर्म मौजूद होगा, और अपना प्रभाव किस पे डालेगी? कर्म के ऊपर, तो सकर्मक। और जिसमें कर्म मौजूद नहीं होगा, अर्थात मतलब अपना प्रभाव किस पे डालेगी? अपना प्रभाव किस पे डालेगी? कर्ता पे डालेगी, तो वो कौन सी हो गई? अकर्मक। देखिए, तो यहाँ लिखेंगे, तो इसमें अकर्मक तो कर्म होगा क्या? नहीं। तो इसमें क्रिया अपना प्रभाव सीधा किस पे डालेगी? कर्ता पर डालेगी। ठीक है, सीधा किस पे डालेगी? कर्ता पे। क्या इसमें कर्म मौजूद होगा क्या? तो देखिए अकर्मक, कर्म नहीं है, मतलब इसमें कर्म मौजूद नहीं होगा, इसमें कर्म मौजूद नहीं होगा। ठीक है, इसमें कर्म मौजूद नहीं होगा, तो फिर इसका वाक्य क्या बनेगा? कि इसमें कर्ता प्लस क्रिया, कर्ता प्लस क्रिया, इसका ये रहने वाला है। देखिए दूसरा, अब हम बात करें किसकी? देखिए अब हम बात करें सकर्मक। तो सकर्मक में क्या करना है कि सर सकर्मक में हमें यह पता है कि क्रिया जो है अपना प्रभाव किस पे डालेगी? तो क्रिया अपना प्रभाव किस पे डालेगी? कर्म पे, कर्म पर। किस पे डालेगी? कर्म पर। अब कर्म पर डालेगी मतलब कर्म मौजूद होगा, बिल्कुल। तो कर्म मौजूद होगा,
भाई कर्म मौजूद होगा तभी जाकर तो कर्म मौजूद होगा तभी जाकर तो कर्म पे प्रभाव डालेगी, अगर कर्म ही नहीं मौजूद होगा तो कर्म पे प्रभाव कैसे डालेगी, है ना। और इसमें अगर अपन बात करें कि सर इसमें वाक्य की संरचना क्या बनेगी, तो इसमें संरचना बनती है कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया, ये हमारी वाक्य की संरचना इसमें रहने वाली है। इसमें प्रभाव कर्म पे डालेगी, इसमें प्रभाव सीधा किस पे डालेगी, कर्ता के ऊपर डालेगी। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये कौन सा है, तो ये हमें पता चल गया कि सर ये तो कौन सा है, ये तो अकर्मक है जिसमें कर्म मौजूद नहीं है, और ये कौन सा है, सकर्मक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये यहां तक की बात हमारे सामने आ गई। अब इसमें सर कि कुछ उदाहरण भी बता दो, मैं कुछ उदाहरण भी बता दो। जैसे अकर्मक क्रिया के मैं उदाहरण बताता हूं, जैसे सोना, है ना, जागना, रोना, लड़ना, ये उदाहरण है हमारे किसके, अकर्मक क्रिया के। जैसे इसके उदाहरण की हम बात करें, जैसे 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 पढ़ना, लिखना, खाना, पीना आदि, ये हमारे जो है, ये हमारे जो सकर्मक क्रिया के उदाहरण हो गए। जैसे पीना, क्या पीना, पानी पीना, क्या खाना, खाना खाना, क्या पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, क्या लिखना, पुस्तक लिखना। इसमें सोना, क्या सोना, सोना अपने आप में कर्म नहीं है, जागना कर्म नहीं है, रोना लड़ना, मतलब अकर्मक क्रिया के जो उदाहरण हैं, सीधे सीधे आपको इन उदाहरणों में से पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा कि दिए गए जो वाक्य, दिए गए वाक्य में या दिए गए शब्द में कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ये आपको सीधा सीधा अपने को देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी जो क्लास है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे की वार्ता हम हमारी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को बताइए। और आपका मेरे को एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर चाहिए, और मेरे को उसको देख करके ऊर्जा मिलती है, मेरे को भी लगे कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा सहयोग कर रहा हूँ, उसमें मेरी ऊर्जा यही है कि आपका एक लाइक, एक कमेंट और शेयर। तब तक के लिए देखते रहिए, अपने लर्न विद तंवर सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपनी तैयारी को निरंतर रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।